हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे जो किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। अब ये 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इतना इम्पैक्टफुल तो जरूर था जो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया था। और इस 1857 के रिवॉल्ट ने इस महिला की आंखें खोल दी थी। ये महिला कौन है? तो ये महिला जो है वो ब्रिटेन की क्वीन थी और इनका नाम था क्वीन विक्टोरिया। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई। कब लेके आई? तो 1858 में। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो इससे पहले के एक्ट के नाम याद करो, कैसे नाम हुआ करते थे? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट। ये कैसा नाम है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पावर्स थे उसको खत्म कर दिए गए। अब महारानी साहिबा खुद रूल करेंगी अंडर द क्राउन रूल। और हमारे यहाँ एक पोजीशन बनाया गया जिसका नाम था वाइस रॉय। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा द गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके बाद यही बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद यही बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अब वाइस रॉय। वाइस रॉय यानी कि वाइस का मतलब होता है सबॉर्डिनेट, रॉय का मतलब समझो ब्रिटिश क्राउन। कहने का मतलब, जो somebody फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन विल कम इन इंडिया एंड विल एक्ट एज अ एम्बेसडर ऑफ क्राउन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था ना, सबसे पहले तो उसको खत्म किया गया। किस लिए? क्योंकि ये जो डॉक्ट्राइन था यही इस रिवॉल्ट का कारण बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसको खत्म करना। इसको लाया कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। अब रानी साहिबा का ये कहना था, जो देखो जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, हम आपके इंटरनल मैटर्स में कोई हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन बस आप एक काम करो, ये मान लो जो भारत में क्राउन रूल है, ठीक है, आप क्राउन के अंतर्गत हो, मतलब क्राउन के अंडर हो। तो चलिए एक एक करके वाइस रॉयज को समझते हैं, जो कौन कौन वाइस रॉय थे। हम लोग 1857 से लेके 1885 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट वाइस रॉय हैं उनके बारे में बात करेंगे। 1885 तक ही क्यों? तो दोस्तों 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अभी तक हम लोग वाइस रॉय देखेंगे 1857 से लेके 1885 तक इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद में जो भी वाइस रॉयज होंगे उनको भी एक लेक्चर में कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड कैनिंग से। दोस्तों याद करो, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। लॉर्ड कैनिंग जो थे आपको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और इन्हीं को फर्स्ट गवर्नर नहीं, फर्स्ट वाइसरॉय मान लिया गया था, ठीक है। और इस तरीके से हमारे भारत में क्राउन रूल की शुरुआत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी पावर को हटा दिया गया था। अब ये सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते थे, और ये सारा खेल हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था 1861 में। किस लिए लाया गया था? वो इसलिए लाया गया था, जो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाना है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर से रिवॉल्ट होगा। तो चलो इंडियंस के साथ मिलकर इंडिया पे रूल किया जाए, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी थी। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपने समझ लिया, इतना अगर समझ लिया तो काफी है। दोस्तों बात कर लेते हैं जॉन लॉरेंस के बारे में। इनका पीरियड था 1864 से लेके 1869 तक। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो सेवियर ऑफ द पंजाब किसे कहते हैं, तो वो जॉन लॉरेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो पंजाब में ये नहीं फैला था। क्यों? क्योंकि पंजाब में था जॉन लॉरेंस, जिसने अपने टेरिटरी को अच्छे से कंट्रोल में किया था। यहां तक कि इसने एक ट्रूप भी भेजा था दिल्ली। किस लिए? ताकि रिवॉल्ट को सप्रेस कर सके। इसके अलावा इसने हाई कोर्ट्स बनाए थे। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जितने भी सदर कोर्ट थे उसको हटा के हाई कोर्ट बनाए गए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दे तो बस आपको ये याद रखना है, जो इनके नाम में ही लॉ लगा हुआ है। लॉ लगा हुआ है का मतलब LAW यानी कि कानून। बस इतना याद रख लेना। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस से कंफ्यूज मत होना। इसलिए मत होना क्योंकि कॉर्नवालिस जो थे वो हमारे यहाँ जुडिशरी के जन्मदाता हैं। इसके अलावा पुलिस जो है उसके भी जन्मदाता कॉर्नवालिस हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट 1865 में किसने लगाया था ये पूछ दें तो फिर वो थे जॉन लॉरेंस, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है, जो मास्टरली इनएक्टिविटी के फादर कौन है, प्रोपाउंडर कौन थे, या फिर इस थ्योरी को लाने वाले कौन थे? तो वो थे जॉन लॉरेंस। अब ये मास्टरली इनएक्टिविटी होता क्या है? तो देखो दोस्तों ऐसा है, जो हम लोगों ने फर्स्ट अफगान वॉर के बारे में बात की थी, और फर्स्ट अफगान वॉर जो था ना, उसको
ऑकलैंड का, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, ऑकलैंड का ब्लंडर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अब फर्स्ट अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स की हार होती है। ठीक है, तो ये आप समझो, अभी मैं समझा देता हूं। तो फिर अब ये सेकेंड अफगान वॉर ना हो, इसके लिए ये जो व्यक्ति था जॉन लॉरेंस, तो लॉरेंस ने एक नीति बनाई जिसका नाम था मास्टरली इनएक्टिविटी। कहने का मतलब अफगान के फड्डे में हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। तो आखिरकार अफगान के फड्डे में हम लोग हाथ क्यों लगा रहे थे? तो दोस्तों याद करो, इसको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। वैसे इसका नाम है द ग्रेट गेम। ये क्या है? तो देखो, ये है अपना प्यारा भारत का बॉर्डर। ठीक है, ये मान लो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे है अफगानिस्तान। अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था, जो नेपोलियन जो है वो अभी पीक पे है, उसका साम्राज्य पीक पे है, वो कहीं रूस के रास्ते अफगान में एंटर करते हुए हमारे भारत में न एंटर कर जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना आदमी बिठा देंगे तो फिर चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे हो जाएगा, फिर हम लोग हरा देंगे। तो इसी तरीके से इसने अफगान की नीतियों में अपना पैर डालना शुरू किया, और यही था ऑकलैंड का पहला ब्लंडर, क्योंकि यहाँ पे अफगान लोगों ने इनको बुरी तरीके से हरा दिया था। ये ब्रिटिशर्स चाह रहे थे जो दोस्त मोहम्मद खान को हटा के अपना आदमी शाह सूजा को वहां पे गद्दी पे बिठा देना, जो कि हुआ नहीं। ठीक है, तो ये था इनका अफगान ब्लंडर। लॉरेंस ये चीज नहीं चाहता था, तो ये लेके आया मास्टरली इनएक्टिविटी। कहने का मतलब ये हुआ, जो हम स्ट्रेटेजिकली तुम्हारे एक्टिविटी में टांग नहीं लगाएंगे और हम लोग इनएक्टिव रहेंगे, इसलिए क्योंकि तुम अपनी चीजें खुद सल्टो, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे, वैसे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा ही बदमाश वाइसरॉय आता है जिसका नाम था लिटन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये एक नीति लेके आता है जिसका नाम है फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ो, फॉरवर्ड पॉलिसी। ये क्या करता है? ये सेकंड अफगान वॉर को इनिशिएट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत तो होती है। ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही ब्रिटिशर्स जीतते हैं, ये फिर से एमआई पे स्विच कर जाते हैं, यानी कि मास्टरली इनएक्टिविटी पे स्विच कर जाते हैं। जो देखो, हम लोग जीत तो गए, लेकिन तुम अफगान की गद्दी पे किसको बिठाना चाहते हो वो तुम देख लो, हम लोग अब इनएक्टिव हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, जो मास्टरली इनएक्टिविटी के नेता कौन हुए, प्रणेता कौन हुए? तो लॉरेंस। ठीक है, बस इतना समझ लोगे तो काम याद हो जाएगा। याद कैसे रखोगे? तो LAW लॉ से हम लोगों ने समझा था, हाईकोर्ट वाली बात। ठीक है, एक और चीज समझ लो, जो इनका बहुत ही लो इंटरेस्ट था, लॉरेंस। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में लॉरेंस आता है ना, तो ये कहते थे भाई मेरा बहुत ही लो इंटरेस्ट है तुम्हारी एक्टिविटीज में, तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, मतलब हम लोग अब इनएक्टिव रहेंगे। ऐसे याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं लॉर्ड मेयो की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर में सवाल आते हैं। क्या सवाल आते हैं? तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा लाया गया था। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किसके द्वारा लाया गया था? तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, बस अभी याद रखो, जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड मायो के द्वारा लाया गया था। देखो, लॉर्ड मायो का मानना यह है, जो लोकल गवर्नमेंट है ना, मान लो, ठीक है, तो इनको पैसे कलेक्ट करने का अधिकार अगर दे दिया जाए तो ये खुद सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पहली बार लॉर्ड मायो के समय में लाया गया था। देखो, लॉर्ड मायो जो थे ना, अच्छे आदमी थे, इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी स्टार्ट किया था। ये क्या था? तो इसके तहत आपको पहला सेंसस हुआ था। पहला सेंसस कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, और ये एक्सपेरिमेंटल हुआ था। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर सवाल आ जाए, जो फर्स्ट सेंसस कब आया था, ठीक है, सेंसस कब आया था? तो 1872 में आया था, और मेयो के समय में आया था। अगर सवाल आ जाए, जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस कब आया था, ठीक है, तो ये आया था 1881 में। किसके समय में? रिपन के समय में। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो देखो, पहला जो था वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड था। और ये जो फर्स्ट सेंसस सिंक्रोनाइज्ड वाला जो आया था वो 1881 में आया था, और उसके बाद हर 10 सालों पे, यानी कि डेसिनियल, ठीक है, हर 10 सालों पे, जिसको डेकेड कहते हैं ना, डेसिनियल, फिर आने लग गया सेंसस। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपको समझनी पड़ेगी। अब समझो, जो सिंक्रोनस सेंसस और नॉन सिंक्रोनस सेंसस क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सेंसस किया, यहाँ पे सेंसस किया, यहाँ पे सेंसस किया, यहाँ पे सेंसस किया। अब इस सेंसस का इससे कोई लेना देना नहीं, इस सेंसस का कोई इससे लेना देना नहीं, इस सेंसस का इससे कोई लेना देना नहीं, इस सेंसस का कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से कोई सिंक में नहीं है।
ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन सिंक्रोनस। लेकिन अगर मान लो पूरे भारत में सेंसस हो रहा है एक साथ, ठीक है, और सभी डेटा को एक साथ कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, तो ये सिंक्रोनाइज्ड सेंसस है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है। सिंक्रोनाइज सिस्टम सेंसस 1881 रिपन, पहला सेंसस 1872 मेयो। ठीक है, इतना याद कर लिया। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक और चीज। जो देखो, जो राजपूत प्रिंसेस थे ना, उनको पढ़ने के लिए इन्होंने मेयो कॉलेज बनाया था। कहाँ पे बनाया था? तो अजमेर में बनाया था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना, कभी कभी पूछ देते हैं। यहाँ पे जो भी बोल्ड चीजें आप दिख रहे हो, इसका मतलब ये है जो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज समझ लो, जो इनकी हत्या कर दी जाती है कहाँ पे? तो पोर्ट ब्लेयर में। और ये पहले ऐसे वाइसरॉय होते हैं जिनकी ऑफिस के दौरान ही हत्या कर दी जाती है। क्यों हत्या कर दी जाती है? तो ये गए थे कोई जेल वेल घूमने के लिए, शेर अली अफरीदी थे, कोई व्यक्ति होगा, वो मार दिया इसको। ठीक है, बस इतना याद कर लोगे, काम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और पहला सेंसस। ठीक है, चलिए एक बदमाश व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड लिट्टन, और एक शरीफ व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिट्टन जो गड़बड़ी करके जाएगा, रिपन उसको ठीक करेगा। बस इतना आपको याद रखना है। शुरुआत करते हैं लॉर्ड लिट्टन से। इसी के समय में 1876 में क्वीन विक्टोरिया जो है, उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। ये एम्पेरस ऑफ इंडिया होती हैं। ठीक है, किसने उपाधि दी थी? तो खुद को दे दिया था। बेसिकली वो क्वीन ही है, उन सबसे बड़ी उपाधि तो वही है जो वो क्वीन है। तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था कैसरे हिंद अंडर रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। दुख की बात ये नहीं है जो इन्होंने टाइटल दिया था। टाइटल जब दिया था तो उस समय में भारत में आया था भीषण अकाल। और जब ये भीषण अकाल आया था तो उस समय में ये इस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करती हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं इसमें बैठ के, और एक तरफ इस तरीके का अकाल आपको देखने को मिलेगा। ये भी इमेज मद्रास का है उसी समय का। कब की बात है ये? तो ये 1776 का ही इमेज है, और ये भी चीज सेम है, उसी समय का समय है। ठीक है, ये दिल्ली का इमेज है। तो आप देख लो जो ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ये किसी आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है, ये तो नेचुरल इमेज है, खींचा हुआ फोटोग्राफ है। तो आप देखो जो किस तरीके का ये कॉन्ट्रास्ट है। तो इतना घटिया व्यक्ति था ये लिट्टन, समझ में आया? और इतनी घटिया व्यवस्था थी ब्रिटिशर्स की। तो केसरी हिंद इनको भारत में मिलता है, केसरी हिंद, हिंद की केसर होंगी, ठीक है, वट एवर इट इज। लेकिन सिचुएशन देखो जो कितना घटिया था। एक तरफ इतना बड़ा अकाल आया था, और एक तरफ ये इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इनकी थूथू तो होती है, और इसी थूथू के कारण फेमाइन कमीशन बनाया जाता है। कब? तो 1878 में। पूछते हैं, याद रख लो, किसके अंडर? रिचर्ड स्ट्रेची के अंदर। और ये एनटीपीसी का फेवरेट सवाल है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो इसी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ऑल्दो वी हैव वॉन इट, नॉट वी हैव, ब्रिटिशर्स हैव वॉन इट। लेकिन उसके बाद फिर मास्टरली इनएक्टिविटी, जो लॉरेंस का थीम था, उस पर स्विच कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लिट्टन से अगर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। कब आया था? 1878 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस लिए लाया गया था? तो जैसा कि नाम से पता होगा आपको, वर्नाकुलर, यानी कि जो भी इंडियन लैंग्वेज वाले प्रेस थे उन पे लगाम लगा दी गई थी। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है लिट्टन लाया, रिपन ने रिप किया, यानी कि फाड़ दिया, हटा दिया, यानी कि रिपन ने इसको रिपील कर दिया, हटा दिया। रिप करना सही है, रिप अच्छा है, रिपील करना, ठीक है, इसका मतलब रिवोक कर दिया, हटा दिया। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो यानी कि लिट्टन जो कचरा फैला रहा है उसको रिपन साफ कर रहा है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा लिट्टन ने एक और नीति बनाई थी 1878 में, जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। अब ये क्या था? तो इसमें ऐसा है, जो यूरोपियंस को कोई प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन इंडियंस को गन रखने में विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिशन है। ठीक है, इसको लेके भी विरोध हुआ। इसी कारण से लिट्टन को रिएक्शनरी वाइसरॉय कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो भी नीति बनाता है वो हम इंडियंस में गुस्सा लाता है। ठीक है, जैसे फेमाइन मिसमैनेजमेंट हो गया, प्रेस रेस्ट्रिक्शंस हो गए, ये सारे करतूत इसी के थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक सवाल की। द इनैक्टमेंट ऑफ फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इन 1904 की बात हो रही है, वाज
इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 1904 में पारित प्रथम सहकारी ऋण समितियां अधिनियम किसके प्रभाव से लागू किया गया था? दोस्तों ये सवाल देखने में टफ लग रहा है, लेकिन जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सवाल आपको टफ नहीं लगेगा, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, साइमन कमीशन जो था वो आपको 1927 के आसपास आया था, तो ये आसानी से एलिमिनेट कर लोगे। हंटर कमीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब रिपन के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय में आया था, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, हंटर कमीशन जो था वो एजुकेशन के लिए था, तो ये बात भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर भी खत्म हो जाएगी, बचेगा इंडियन फेमाइन कमीशन। जो सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी के 2025 में पूछा गया था। मेरा यहाँ पे मकसद इस सवाल से ये दिखाना है, जो जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हो, सिलेबस को कवर कर लेते हो, तो आपका एलिमिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, आपको मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। बात कर लेते हैं लॉर्ड रिपन की। इनका पीरियड था 1880 टू 1884। इनको कहा जाता है रिपन द गुड। ठीक है, मतलब ये अच्छे व्यक्ति थे, और जो कचरा लिटन ने फैलाया था उसको रिपन ने ही साफ किया था। यानी कि रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो रिपील से रिपन याद कर लेना, काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है इन्हीं के समय में आया था 1881 में, और इस तरीके से चाइल्ड लेबर पे भी लगाम लगाई गई थी और वर्किंग आवर्स को भी कंट्रोल किया गया था। देखो 1789 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो इस कारण से क्या है ना, जो इंडस्ट्रीज का क्रेज बढ़ा था, लेकिन लोग 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, इंग्लैंड में भी काम कर रहे हैं, यहाँ से स्लेव बना के ले जाते थे काम कराने के लिए। ठीक है, तो इसको भी कंट्रोल तो करना था ना, तो वर्किंग आवर्स को भी कंट्रोल किया गया 1881 में। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा सवाल अगर रिपन पे पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पे। ठीक है, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन, यही मैंने आपको मेयो के समय में समझाया था। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ दे जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कौन लाया था, तो वो होगा मेयो। अगर ये सवाल आ जाए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको कहा जाता है, तो वो होगा आपको रिपन। दो बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हंटर कमीशन लाया गया था 1882 में, जो कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे था, खासकर प्राइमरी एजुकेशन पे। इन सभी चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे जब हम लोग एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो कि 1883-84 में लाया गया था। क्या था ये, वो समझो। देखो, इल्बर्ट जो था ना, व्यक्ति का नाम था कोर्टनी एल्बर्ट। ये था एक लॉ मेंबर रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। अब इसने क्या किया, एक बिल पेश किया जिसमें ये इंडियन जजेस को अधिकार दिया गया, जो भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स होंगे इन क्रिमिनल केसेस उसको ट्राई कर सकता है, मतलब जुरिस्डिक्शन में जज बन सकता है। कौन, तो इंडियन जज बन सकता है। ये बात ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा भाई हम सब तो सुपीरियर रेस हैं, तो ये तो हमारे साथ हो नहीं सकता, हम तो करने नहीं देंगे। और इस तरीके से उन्होंने बिल को फाड़ दिया। तो ये ले रिपन, तेरे बिल को रिप कर दिया, फाड़ दिया, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, देखो फाड़ लिया मैंने आपको याद कराने के लिए बताया है, वैसे बेसिकली इसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर ये स्टेटमेंट आ गया जो इस बिल को हटा दिया गया था, तो नहीं दोस्तों, बिल को हटाया नहीं गया था, बिल को मॉडिफाई कर दिया गया था। और मॉडिफाई करके ये कंडीशन लाया गया, जब भी किसी यूरोपियन पे ट्रायल होगा तो उसमें इंडियन रहे या फिर कोई यूरोपियन रहे, एज अ जज मैटर नहीं करता, लेकिन हाफ यूरोपियन मेंबर्स होना आवश्यक है। ठीक है, और ये जो एल्बर्ट बिल आया था वो एक चीज करके चला गया, जो नेशनल यूनिटी को हम लोगों को बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स कह रहे थे जो हमारे ऊपर में कोई इंडियन जज हो ही नहीं सकता, तो फिर हम अपने ऊपर में ब्रिटिशर्स को क्यों माने। और इस तरीके से एक नेशनलिस्ट यूनिटी देखने को मिली, और ये बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में अच्छे से देखने को मिला। इसी का फॉर्मेशन देखने को मिला हमें। ठीक है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं जिसका नाम है द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, किस चीज के लिए था। दोस्तों अगर आपको ये चीज पता है तो आप इस यूपीएससी के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द आंसर इज द रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं जो कि सीपीओ में पूछा गया है। इल्बर्ट बिल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश इज अ कंट्रोवर्शियल मेजर प्रपोज्ड इन 1883, किसके द्वारा लाया गया था, रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, लास्ट में सारी चीजें मैंने कंसोलिडेट कर दी हैं, उसी को पढ़ लोगे काम आपका हो जाएगा।
बार बार मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, इन सभी चीज़ों से सॉर्ट आउट हो जाना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसे वायसरॉय की जिसके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। बात हो रही है लॉर्ड डफरिन की। 1884 से लेके 1888 तक इनका शासनकाल था और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके चेयरमैन बने थे, चेयरमैन एज अ प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात तो करेंगे। एक चीज समझो, ये है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों माफ करना, मैप थोड़ा गड़बड़ बनाता हूं मैं, लेकिन आपके काम के लिए सफिशिएंट है। तो अब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे बंगाल से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू किया था, धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। लेकिन इस समय में आपको छोटे 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 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी थे जो कि रीजनल चीज़ों को हैंडल करते थे। देखो पहले बंगाल में था इनका गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स का, फिर बॉम्बे, मद्रास, तो इसी तरीके से बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इसके साथ साथ लंदन में भी कुछ कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पन पे जो कि प्रीकर्सर थे। प्रीकर्सर का मतलब जो आईएनसी बना उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको प्रीकर्सर कहेंगे। ठीक है, आईएनसी के बाद जो आया उसको सक्सेसर कहेंगे। सक्सेसर तो कोई आया ही नहीं। ठीक है, तो प्रीकर्सर इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल आ जाते हैं। तो एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आईएनसी पे मूव करेंगे। देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर आईएनसी, ठीक है, यानी कि 1836 से लेके 1885 जहां पे कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है वहां तक कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, क्यों बनाए गए, वो सबसे पहले समझो। तो देखो जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे वो आर्म्ड रिवोल्ट नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जो हम लोग संविधान के द्वारा लड़ेंगे, जो अधिकार हमें दिया गया है, जो ह्यूमन राइट्स है उसी के खिलाफ, उसी के साथ साथ हमें आवाज उठानी है। कौन सा हथियार हमें उठाना पड़ेगा, तो हमें उठाना पड़ेगा 3P। 3P क्या होता है, तो 1P फॉर प्रेयर, सेकंड P फॉर पिटिशंस एंड थर्ड P फॉर प्रोटेस्ट। कैसा प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, हम लोग पीस के साथ काम करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, इन पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताएंगे। और ये सारी एक्टिविटी कहाँ पे हो रही थी, तो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो यहीं पे फैले हुए थे, इनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही यहीं पे था। ठीक है, शुरुआत किन्होंने की, तो देखो 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की गई और ये पहला पॉलिटिकल रिफॉर्म देखने को मिला। ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला जो लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज करता है। ठीक है, लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, इसके बाद आपको ये चीज नहीं पढ़नी है। कब ये हुआ था, 1836 में, ये याद रख लेना, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स के द्वारा, नॉट राजा राम मोहन रॉय। ऐसा क्यों, देखो कुछ टीचर पढ़ा देते हैं जो राजा राम मोहन रॉय और उनके एसोसिएट्स के द्वारा किया गया था। ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय का डेथ 1833 में ही हो जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1836 में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके एसोसिएट्स जो हैं वो इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवाज बुलंद की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस स्लाइड से आपको यही इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसके बाद भूल जाना है। 1836 को मिस मत करना, बंग भाषा प्रकाशिका सभा को मिस मत करना। दोस्तों अब बात करते हैं बंगाल के ऑर्गेनाइजेशंस की। देखो हम लोग अभी एक एक करके बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और लंदन, 4 जगह के ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे। लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट से ही आपको रिवाइज करना है। उसी में मैंने इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं, उसी में मैंने एक्स्ट्रा भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐड कर दिए हैं, ताकि रिवीजन के वक्त आप 1-2 और एक्स्ट्रा देख लो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको काम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ये 1837 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। ये कौन व्यक्ति हैं, तो ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, सॉरी द्वारका नाथ टैगोर। ये कौन है, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर के पिताजी हुए और रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी हुए। तो अब आप समझो जो रविंद्रनाथ टैगोर कितने अमीर थे, जो इनके दादाजी जमींदार थे। ठीक है, तो इन्होंने बनाया, द्वारका नाथ टैगोर ने बनाया लैंड होल्डर सोसाइटी। किस लिए बनाया, तो 1837 में इन्होंने इसलिए बनाया ताकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितने भी जमींदार हैं उनके इंटरेस्ट को ब्रिटिश के सामने रखा जा सके। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के तहत इन्होंने परमानेंटली जमींदार की पोजीशन बना दी थी। लेकिन ये जो जमींदार थे वो खुश नहीं थे। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा हाई थी और इसके अलावा
क्लॉज भी लगा हुआ था। सनसेट क्लॉज क्या था? तो देखो, शाम तक तुमने लगान नहीं चुकाया, मतलब रेवेन्यू नहीं दिया, तो तुम्हारी जमींदारी खत्म। तो काहे का जमींदार तुम रह गए भाई, ठीक है। तो इन सभी चीजों को कौन उठाएगा? तो फिर इसके लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा तो अच्छी बात है। दोस्तों, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में बनाया जाता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसी का आपको बंगाल में बनाया जाता है। कब की बात है? 1843 में। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो देखो, आपको दो चार नाम देखने को मिलेंगे। कहीं पे थॉमसन देखने को मिलेगा, कहीं पे विलियम एडम देखने को मिलेगा, और कहीं ये देखने को मिलेगा जो कोई पक्का आदमी नहीं था जो इसने बनाया। ठीक है, बस आपको नाम यहाँ पे देख लेना है, काफी हो जाएगा, काफी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद किस लिए बनाया गया? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसलिए बनाया गया ताकि लोग गुड सिटीजन बन सकें और लोगों में जागरूकता आ सके, पीसफुल मेथड अपना सकें, जैसे पिटिशन डिस्कशन करो। ठीक है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। 1851 में ये बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? देखो, ऑप्शंस में आपको देवेंद्र नाथ टैगोर भी देखने को मिलेगा, राधाकांत देव एज ए प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेगा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे इसके सेक्रेटरी, राधाकांत देव जो थे वो थे इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 1851 में। दोस्तों, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारत सभा इंडियन एसोसिएशन। किसके द्वारा बनाया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे ये मेजर प्लेयर थे, आनंद मोहन बोस सेकेंडरी प्लेयर थे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कहीं ऑप्शन में सिर्फ एक नाम दिख जाए तो भी आप कंसिडर कर लेना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? तो मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए बनाया गया था। इनकी क्या क्या डिमांड थी? तो इनकी डिमांड थी, जो देखो, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो एज 21 जो है उसको घटा के 19 कर दिया गया था, इसको वापस लो। आर्म्स एक्ट लिट्टन के द्वारा लाया गया था, तो इसमें यूरोपियंस के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, भारतीयों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस मिलने से रहा, तो इसका विरोध। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब सवाल उठता है, जो ये संस्था आई 1876 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, तो किस बात का विरोध? तो दोस्तों, ऐसा है, जो ये संस्था आई 1876 में, और इसी दौरान 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसको रिपील किया गया था लिट्टन के समय में, यानी कि 1880s के बाद। कब की बात है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। 1882। तो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना जो इनके लिए आवाज उठाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में मर्ज कर लिया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को हम लोग अलग से इसलिए देख रहे हैं ना, क्योंकि इनके ऊपर में सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं और इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बना रखे थे। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ भी देखने को मिल जाएगा, तो क्यों ना एक ही जगह देख लें। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहते हैं, राष्ट्रपिता नहीं कहते हैं, राष्ट्रगुरु कहते हैं। राष्ट्रपिता थे गांधी जी। टीचर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, लेकिन टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस। कब की बात है? 1869 में, लेकिन रेशियल ग्राउंड्स में इनको बाहर कर दिया जाता है। कब बाहर किया जाता है? तो 1874 में। ठीक है, बाद में इनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाता है। दोस्तों, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के साथ, हम लोगों ने देख लिया, जिसको 1886 में आईएनसी के साथ मिला देते हैं। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 95-96 में। उसके बाद ये मॉन्टेग चेम्सफॉर्म रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते थे, जिसके कारण इनको कांग्रेस से अलग होना पड़ा। और ये मॉन्टेग चेम्सफॉर्म रिफॉर्म्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन भी 1919 में बनाया था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर को एडिट किया था जिसका नाम था बंगाली, और ये पहले ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनको जेल हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना होगा, जो अपने करनी के कारण, करतूतों के कारण, अपने राइटिंग्स के कारण कौन से ऐसे जर्नलिस्ट थे जो पहली बार जेल में गए थे, तो वो थे आपको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब ये मैं आपको कोई रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, तो आपको समझना होगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं लंदन के ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में इस व्यक्ति ने बनाई, इनका नाम था दादा भाई नेरोजी। इनके साथ साथ थे WC बैनर्जी, लेकिन इनको मजा नहीं आया। अगले ही साल इन्होंने बना दिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो लंदन इंडिया सोसाइटी जो है अब बन चुका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किस लिए बनाया गया था? तो देखो, जितने भी ब्रिटिश पब्लिक है ना, उनको इंडियन इश्यूज पे ध्यान खींचने के लिए ये चीजें लंदन में बनाई गई थी। ठीक है, इतना अगर आपने याद कर लिया तो काम खत्म। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछेंगे लंदन इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन किसने बनाई थी, बस, और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूना सार्वजनिक सभा, यानी कि अब हम लोग आ चुके हैं महाराष्ट्र। तो पहले हम लोगों ने बंगाल देखा, फिर लंदन देखा, अब हम देख रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र। दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा जो है वो बनाई गई थी जीवी जोशी, एस साथे, महादेव गोविंद रानडे। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवी जोशी। बाद के जो नाम है ना वो फ्लक्चुएट होते हैं और भी नाम ऐड होंगे। लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उसमें चिपळूणकर भी हैं, एक और व्यक्ति भी हैं, उनका भी नाम है एडेड। तो बस आपको जीवी जोशी सबसे पहले याद रख लेना है। दोस्तों ये जो पूना सार्वजनिक सभा है ना, ये नाम पे मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? तो दोस्तों ये आपको लोगो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी। ठीक है, और यही कारण है जो 1875 में इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की संसद है, वहां पे उन्होंने एक पिटिशन भी डाला था ताकि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बढ़ाया जा सके। किसने ऐसा किया था? तो जीवी जोशी। इनको सार्वजनिक काका भी कहते हैं। इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा उस समय के जो मुद्दे थे, जैसे पेजेंट कंडीशन, फेमाइन रिलीफ, इस सब के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा पिटिशंस पार्लियामेंट में सबमिट किए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। दोस्तों ये 1885 में बनाया गया था, ठीक उसी साल जिस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों बीपीए यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था त्रिमूर्ति यानी कि फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। ठीक है, और ये सारे के सारे वकील थे, जैसा कि आप देख रहे हो इनका टाई, ये तैयब जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ये वकील साहब की तरह लग रहे हैं। ठीक है, और इनका काम क्या था? तो दोस्तों जो इल्बर्ट बिल लाया गया था उसके विरोध में इन लोगों ने मोर्चा खोल रखा था। इसके अलावा जो लिट्टन की ऐसी नीतियां थी, ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा था। पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा के साथ मिलकर काम करते थे। ठीक है, और इनका मकसद था मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना। ठीक है, और इंडियन रिप्रेजेंटेशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बढ़ाना। दोस्तों मद्रास का एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 में आया था। इसके फाउंडर थे जीएल चट्टी। इतना याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला पॉलिटिकल बॉडी था। ठीक है, चलिए दोस्तों, मद्रास महाजन सभा एम वी राघवाचार्यर 1884 में ये बनाया गया था, और एक साल बाद आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था। इतना याद रख लोगे काम चल जाएगा। दोस्तों इन सभी को मैंने यहाँ पे दे दिया है। कुछ कुछ नाम आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे, जैसे एसएच चिपलंकर। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी हो गया, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाया गया था। बंगाल में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए ये बनाया गया था। अगर आप ये याद कर लेते हो तो काम चल जाएगा। आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली चीजों को पढ़नी है, इसीलिए मैंने टेबल में दिया है ताकि एक ही जगह पे आप सारी इंफॉर्मेशन को देख सको। ये देख लोगे काम हो जाएगा, आपका सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए एक एक करके कुछ कुछ सवाल को देख लेते हैं। पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838, जमींदारी एसोसिएशन, इसी को लैंड होल्डर एसोसिएशन भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे एजर्शन रीजन का सवाल है। एजर्शन ये है, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1843 एज अ रिजल्ट ऑफ जॉर्ज थॉमसन्स एफर्ट। दोस्तों हम लोगों ने विलियम के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे थॉमसन ने, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो आपको नाम में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे रीजन ये है, जो जॉर्ज थॉमसन जो है वो इंग्लैंड से बुलाए गए थे, किसके द्वारा? तो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। किस लिए? ताकि यहाँ पे आप पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट कर सको। दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट दूसरे का रीजन है, नहीं दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले का रीजन है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 अ पिटिशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो पूना सार्वजनिक सभा जो थी वो 1875 में एक पिटिशन सबमिट करती है हाउस ऑफ कॉमन्स में, इसलिए ताकि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? तो दोस्तों ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इसके अलावा आनंद मोहन बोस। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे? तो देखो मैंने ऐसे याद रखा है, अगर ऐसे याद हो जाए तो अच्छा है। आई फॉर इंडियन, ए फॉर एसोसिएशन। अब आई से अब हमने ये याद रखा है, जो आईसीएस पहली बार भारत में निकालने वाला व्यक्ति था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, और ए फॉर एसोसिएशन, ए फॉर आनंद मोहन बोस। ऐसे याद रख लोगे काम हो जाएगा। Which one of the following Indian leaders was dismissed by the British from the Indian civil services? किसको हटा दिया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को ही हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? तो 1874 में। बने कब थे? तो 1869 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजों को लगाना है।
दोस्तों ये टफ सवाल है, मैं अभी बता देता हूँ क्यों टफ है। क्योंकि बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया है, लेकिन मैंने लिस्ट में आपको बॉम्बे एसोसिएशन दे रखा है। 1852 में ये बनाया गया था, ये याद रख लेना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनाया गया था? तो 1885 में, उसी साल जिस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब मैंने इसलिए इसको नहीं पढ़ाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपको इंडियन लीग। इंडियन लीग 1875 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाया गया था। ये भी मैंने लिस्ट में डाला है, पढ़ाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाओ मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 84 में, 1884। और इंडियन एसोसिएशन जो है वो बनाया गया था 1876 में, यानी कि ये पहले आएगा। तो ओवरऑल 1432 विल बी द राइट आंसर, डी। चलिए एक और सवाल है, जैसा कि मैंने बताया वो थोड़ा टफ सवाल है, उसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप एक या दो बार लिस्ट देखोगे तो वही सवाल आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो हर चीज़ को टाइम दिया जाता है, हर चीज़ें यूं ही नहीं सीख ली जाती हैं, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर्स को मैच करना है, मुझे लगता है ये आप आसानी से कर लोगे। अब इस मैच द फॉलोइंग का आसान तब हो जाता है जब आपको एक मैच करने से सारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए का 4, यानी कि दो ऑप्शन रह गए, दो खत्म हो गया है ना। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स, यही नाम अभी हम लोगों ने देखा था, यानी कि बी का 3, ठीक है। तो चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वैसे बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आनंद मोहन बोस, याद कर लेना। और इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस के साथ ही मिलकर इन्होंने बनाया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आईएनसी के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों ऐसा है, जो हम लोगों ने जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज थे वो भी देख लिए, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक लिस्ट भी दे दिया जो आपको समय समय पे रिवाइज कर लेना है। फिर भी मैं बीच बीच में क्विज में या फिर वैसे जब लाइव आऊंगा तो आपके बीच में वो टेस्ट लेके आऊंगा, ताकि आप बार बार इन सभी चीज़ों को देखते रहो। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात, यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं वो अक्सर फैक्चुअल होते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं। पहली बात, स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल होंगे उसी में इसी वन लाइनर को कंबाइन करके आपको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप चीज़ पढ़ने वाले हो फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, तो इसका फॉर्मेशन होता है 1885 में। उसके बाद ये हर साल सेशन क्रिएट करती है। जब हर साल सेशन क्रिएट करती है तो फिर जब हर साल सेशन होता है तो इसी बीच में फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा होता है, तो फिर यहाँ पे और भी इवेंट होंगे, ठीक है। तो जब मैं आपको आईएनसी के फॉर्मेशन और सेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आपको कुछ नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। कुछ नाम, जैसे मान लो साइमन कमीशन के बारे में बात हो गई, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात हो गई, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की बात हो गई। ये चीज़ तो आपने पढ़ी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप मेरे साथ कर लो, इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, तो फिर हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से आ जाना, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिस्ट को देख लेना, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर वाइसरॉय जो भी बाकी के बचे हुए हैं 1885 के बाद के, ठीक है, राइट फ्रॉम 1885 टू 1947, इसको भी हम लोग साथ साथ बीच बीच में एपिसोड्स के रूप में कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोस्तों लास्ट में मैं एमसीक्यू नहीं कराने जा रहा हूं, इसमें मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा। इससे क्या होगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो एक पेज में समराइज हो गए हैं, फटाफट देख लेना, काम खत्म, ठीक है। तो आपका समय लगेगा 1 या 2 मिनट, लेकिन अगर सवाल आ गए तो फिर आईएनसी से छूटेंगे नहीं। तो इसी मोटिव के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। देखो दोस्तों ऐसा है, जो ये है आपका ऑल इंडिया बॉडी, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसने बनाया था? तो एओ ह्यूम ने बनाया था। ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या था? तो सेफ्टी वाल्व। ये क्या है? तो देखो दोस्तों ऐसा है, जो ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको लाला लाजपत राय भी सपोर्ट करते थे। कहना ये है बस सिंपल, कभी प्रेशर कुकर देखा है? प्रेशर कुकर का जो लिड होता है वो इस तरीके का होता है, यहाँ पे एक विसल लगा होता है और ये है उसका हैंडल, ठीक है। और ये प्रेशर कुकर इस तरीके से आग पे चढ़ा हुआ होता है, गर्मी बढ़ती है, अगर ये विसल खराब हो जाए तो क्या होगा? ब्लास्ट। लेकिन इस ब्लास्ट को रोकने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगाया जाता है जिसका नाम है सेफ्टी वाल्व। तो यानी कि जो आग लग चुकी है
जो कंटेंशन है लोगों के बीच में, जो डिसकंटेंट है चारों तरफ, उसको हैंडल करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों? क्योंकि चीजें रिवॉल्ट में ना बदल जाए। आप आओ, बैठो, बात करो, मेथड अपनाओ, कौन सा? 3P, यानी कि प्रेयर करो, पिटीशन डालो, ठीक है, और प्रोटेस्ट करो। कौन सा प्रोटेस्ट करो? पीसफुल प्रोटेस्ट करो, ठीक है। और इस तरीके से आईएनसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एज अ सेफ्टी वाल्व, ताकि ब्रिटिशर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसको पहले इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया था एट पुणे, लेकिन पुणे में हो जाता है कॉलेरा का आउटब्रेक, तो फिर इसको बॉम्बे शिफ्ट किया जाता है और ये बन जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला सेशन होता है 1885 में 28 दिसंबर को। कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में 72 डेलीगेट्स के द्वारा इसको अटेंड किया जाता है। पहले प्रेसिडेंट होते हैं WC बैनर्जी। पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, जितने भी लॉयर्स थे, एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो राजा, जमींदार, वेल्दी मर्चेंट थे, वो इनसे दूरी बना के रखे हुए थे, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता था जो भी जितने भी लिबरल आइडियाज होते हैं ना, वो हमारे खिलाफ ही होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के हितों में होंगे तो फिर हमें खत्म कर देंगे। तो इसी कारण से ये लोग दूरी बना के रखे हुए थे। इसके अलावा जितने भी किसान और आर्टिशंस थे, उनका भी बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। धीरे धीरे ये पार्टिसिपेशन बढ़ता है। दोस्तों अब थ्योरी की बात कर लें तो सेफ्टी वाल्व के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया। एक और थ्योरी थी जिसका नाम था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये आर पालमे दत्त थे, रजनी पालमे दत्त, उनका ये मानना था जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये तो ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी है। किस लिए? ताकि कोई बड़ा रिवॉल्ट ना हो जाए, मास अपराइजिंग ना हो जाए, लोग मोबिलाइज ना हो जाए इनके खिलाफ, तो उसको खत्म करने के लिए आईएनसी बनाया गया है। इसके अलावा लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो आईएनसी को पॉजिटिवली देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो इसने एक तरीके से सामाजिक चेतना जगाई है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सोशलिस्ट वे में लोगों को कॉन्शियस बनाया है। किसने? तो आईएनसी ने। इसने एक मंच दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो लोग आए, बैठे और मुद्दों पे बात करें, ठीक है। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रपोज किया गया है। तो 3 थ्योरी है, सीधे पूछ देंगे सेफ्टी वाल्व थ्योरी को किसने ये सपोर्ट किया था, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट सेशंस की बात हो रही है। छोटे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दिखे तो फिर इससे बॉक डाउन नहीं होना है। सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। 1885 बॉम्बे, WC बैनर्जी, ठीक है। ये सारे के सारे आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन से एसोसिएटेड हैं। 72 डेलीगेट आते हैं। 72 डेलीगेट्स में से 54 हिंदू होते हैं, 2 मुस्लिम्स होते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वाइसरॉय जो होते हैं वो होते हैं लॉर्ड डफरिन, ये याद रखने की जरूरत है। दूसरा सेशन होता है 86 में, तीसरा सेशन होता है 87 में। पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, ये याद रख लेना, BCM। इन सभी को मैं आगे एकदम छोटे फॉर्म में दे दूंगा ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सको, ठीक है। दोस्तों सेकंड वाला जो सेशन होता है ना, दादा भाई नेरोजी के द्वारा ये प्रिजाइड किया जाता है और यहाँ पे मांग की जाती है जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाओ। किस लिए बनाओ? ताकि प्रोविंस लेवल पे लोग जो हैं वो मोबिलाइज होंगे, फिर आएंगे और मेन वाले सेशन पे पार्टिसिपेट करेंगे। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट होते हैं और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की जाती है, ठीक है। 1888 की बात करते हैं, इलाहाबाद में ये सेशन होता है। जॉर्ज यूल जो है इसके प्रेसिडेंट होते हैं और यहीं से ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो अपनी निगाहें तिरछी कर लेते हैं। कहने का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने अगेंस्ट देखना शुरू कर देते हैं। जो अरे ये नहीं कहना, अरे ये तो धोती खोल रहा है वाली कहावत नहीं है। तो कहने का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये अब ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो ब्रिटिश शासन के ही खिलाफ है, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स हैं। तो ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। कौन? तो जॉर्ज यूल। कब बने थे? तो 1888 में, याद रख लेना। एओ ह्यूम पे टिक मत लगा देना, वो फाउंडर था, ठीक है। और डफरिन कौन था? तो उस समय में वाइसरॉय था। जॉर्ज यूल कौन था? तो पहला आपको इंग्लिश प्रेसिडेंट था जो कि 1888 के सेशन में इसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब एक और चीज, 85, 86, 87 और 88, यानी कि चौथा सेशन है ये। कंफ्यूज होके 88 3 काउंट करके 87 मत लगा देना, मतलब तीसरा मत मान लेना इस सेशन को। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं मैंने सवाल देखा था, कंफ्यूजिंग था। 1901 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट थे इसके दिनशॉ वाचा।
दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार गांधी जी का अपीयरेंस यहीं पे हुआ था। अब कुछ लोगों ने, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ रखी होगी कभी, उनके अंदर एक सवाल उठ के आ जाता है, जो देखो भाई ऐसा है, गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में थे, वो आए थे 1915 में। ठीक है, कब आए थे? तो 9 जनवरी को। और इस 9 जनवरी 1915 की याद में हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो यानी कि गांधी जी जो थे वो एनआरआई थे, पहले एनआरआई कह लो, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, तो फिर ये 1901 में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई गांधी जी यहीं के थे, गुजरात के थे, घूमते हुए आ गए थे और इन्होंने यहाँ पे पार्ट ले लिया था, प्लेटफॉर्म पे पार्ट ले लिया था। प्रेसिडेंट नहीं बने थे, पार्ट लिया था सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद ये चले गए थे साउथ अफ्रीका काम करने के लिए। 1901 के सेशन में ड्रेन ऑफ वेल्थ पे बात की गई थी और फेमाइन पे बात की गई थी। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनारस में ये सेशन रखा गया था। प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, लाइटनिंग कंडक्टर वाले। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इस समय में थोड़ा सा एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। किस लिए? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण। ठीक है, और यहाँ पे इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ जो थोड़ी चीजें आप समझ लो। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो हम लोग जैसे वायसरॉय पढ़ रहे हैं ना, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इस समय में लॉर्ड कर्जन ही था, 1905 में लॉर्ड कर्जन था एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वायसरॉय। इसने क्या किया? इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थ्योरी लाई। ये क्या था? जो 1905 से बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा। कैसे पार्टीशन होगा वो समझो। देखो ये बंगाल है, ठीक है, पहले अराउंड 1870s में, 1874 के आसपास आपको आसाम को अलग कर दिया गया था और आसाम को बना दिया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का पार्ट। ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, जो इसको सबसे पहले कर्जन ने कंबाइन किया। ठीक है, अब यहां से इसने एक लाइन खींच दी, डिवाइड कर दिया। ये हुआ आपको ईस्ट बंगाल। ठीक है, और बाकी का जो बचा वो हुआ आसाम। ठीक है, ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम लोगों का ज्यादा था आबादी, आसाम में हिंदू लोगों का था। और यही कारण था कर्जन को ये सारे खेल खेलने का, यानी कि डिवाइड एंड रूल। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन तो बहाना था। ठीक है, अब इसका प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। प्रोटेस्ट हुआ तो 1905 में ये लाया गया था, 1911 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, पहली बात। दूसरी बात, अब बंगाल जो था ना, वो रिवोल्यूशनरीज का अड्डा बन गया था। तो यही कारण था जो बंगाल से कैपिटल हटा के दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कब की बात है? तो 1911 में। बंगाल का भी उपाय किया गया। बंगाल का क्या उपाय किया गया? जो बंगाल जो है ना, इसको बाद में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? तो 1912 में यहां से आपको बिहार प्लस ओडिशा, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो यानी कि बंगाल अलग हो गया, बिहार प्लस उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, कब की बात है? तो 1912 में। बिहार और उड़ीसा जो है ना, बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। कब की बात है? तो 1936। बिहार से आपको झारखंड अलग हो गया। कब की बात है? तो 15 नवंबर 2000। तो इतना ज्यादा चेंज होते हुए आया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। अभी आपने चीजों को समझ लिया, तो आपने ये देखा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो आपको 1905 का जो सेशन था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी अपनाओ, यहीं से थीम शुरू हुआ था। जो भी ब्रिटिश गुड्स हमारे यहाँ आ रहे थे उसका बॉयकॉट शुरू हो गया था, उसको जलाने लग गए थे लोग। ठीक है, और स्वदेशी को अपनाने लग गए थे। दोस्तों 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट थे आपको दादा भाई नेहरू जी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्वराज को पहली बार एज अ गोल माना गया था। पहली बार स्वराज का झंडा भी लहराया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत बार पूछते हैं। तो स्वराज की बात सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में भी पढ़ रखा है। ठीक है, इसके अलावा बंगाल के पार्टीशन को भी हम लोगों ने कंडेम किया था। 1907 का सूरत सेशन बड़ा ही कमाल का था दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ था? तो फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हो गई थी। मॉडरेट्स कौन हुए? तो मॉडरेट्स जो हैं वो हुए, जिसको हिंदी में कहते हैं नरम दल। ये थोड़े नरम मिजाज के थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब हुआ गरम दल, यानी कि ये थोड़े से गरम मिजाज के थे। इन दोनों ने आपस में उलझ लिया। किस लिए उलझ लिया? तो देखो इमीडिएट कॉज ये था, जो मॉडरेट जो थे ना, वो चाहते थे रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना और ये सेशन सूरत में रखना, जो हुआ भी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे जो ये सेशन होता महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में
और तिलक इसके प्रेसिडेंट बने, जो हो ना सका, इसलिए इन्होंने गुस्सा जाहिर किया। इसके अलावा ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई थी। और इसके अलावा एक और चीज़ थी, ये तो था इमीडिएट कॉज, दूसरा कॉज ये भी था जो ये लोग चाह रहे थे, जो इस स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल में ही नहीं रखा जाए, पूरे हिंदुस्तान में फैलाओ। तो फिर मॉडरेट्स जो थे वो कह रहे थे चिल, अभी रुको रुको जरा सब्र करो। ठीक है, तो इन सभी कारणों से सूरत स्प्लिट हुआ, लेकिन ये फिर बाद में यूनाइट हुआ आपको 1916 में। 7 में स्प्लिट हुआ और 16 में यूनाइट हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, 7 स्प्लिट। ठीक है, और 16 में यूनाइट हुआ। ठीक है, अब ये जो यूनाइट हुआ तो उस समय में थे अंबिका चरण मजुमदार। लेकिन ये जो यूनिटी था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी यूनाइट हुई थी पहली बार। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, पूछते हैं याद रख लेना। ठीक है, वैसे भी इन सभी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रख लेना। ठीक है, और इन दोनों का यूनिटी भी हुआ और मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का भी यूनिटी हुआ। अभी बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अभी आप आगे के सेशन पे कंसंट्रेट करो। 1917 का जो सेशन था, प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट थी ये। ठीक है, पहली महिला, नॉट इंडियन, पहली महिला। ठीक है, उसके बाद 1920 में स्पेशल सेशन रखा गया था। एक कलकत्ता में था, नॉर्मल सेशन नागपुर में था। स्पेशल सेशन के प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत रॉय, और इस समय में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल सेशन बुला के ये अपनाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 1920 में जब नॉर्मल सेशन रखा गया था तो इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया गया था और फॉरेन ट्रेड को के लिए बगावत की गई थी। इस समय में प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। अब ये चीज मैंने यहाँ पे एज ए इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए दी है क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेशल सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की घोषणा की गई थी, तो आपको मुझे समझाना था जो ये स्पेशल सेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बेलगाम सेशन की। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी का सेशन था ये, मतलब यहाँ पे ये प्रिजाइड करते हैं और एकमात्र प्रेसिडेंट रहे हैं ये बेलगाम सेशन के ही, उसके बाद ये बनते नहीं है। ठीक है, तो 1924 ये आप याद कर लेना, पूछ देते हैं सवाल, ओनली सेशन प्रेसिडेड बाय गांधी। ठीक है, बेलगाम। उसके बाद 1925 में कानपुर में जो सेशन होता है, सरोजनी नायडू इसकी प्रेसिडेंट बनती हैं, पहली इंडियन वुमन प्रेसिडेंट होती हैं। 1929 में लाहौर में सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू जो हैं इसको प्रेसाइड करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज के लिए रेजोल्यूशन लिया जाता है, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, अब बात होती है 1931 की, कराची सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कराची सेशन का ये है, जो पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग यहीं पे ली गई थी, यहीं पे रेजोल्यूशन डाला गया था फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, पहली बात ये, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, एक बार आप रिवाइज कर लेना जब हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी दे दी जाती है, तो फिर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कराची सेशन को प्रिजाइड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ये भी पूछ देते हैं दोस्तों। 1936 का लखनऊ सेशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, यहाँ भी फुल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, जो यहाँ पे सोशलिज्म को मांगा गया था, जो भाई आप सोशलिज्म को आधार बनाओ। ठीक है, फैजपुर सेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1937 में हुआ था, और ये पहला रूरल सेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिजाइड किया था दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, उसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। इन सभी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना की गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है, तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो आप जो संविधान बनाओगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई असेंबली तो बिठानी पड़ेगी ना, ताकि लोग बैठेंगे बात करेंगे, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है दोस्तों, अब हरिपुरा सेशन की बात कर लेते हैं, गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो थे उसको प्रिजाइड करते हैं। 1838 में ये हुआ था। इंपॉर्टेंट किस लिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी की का सेटअप किया गया था नेहरू के द्वारा इसी समय में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, नहीं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, ये नेहरू ने किया था। देखो, हुआ यूं था, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जब नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी तो वो नेहरू के चेयरमैनशिप में बनाई गई थी। ये आपको समझना होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाए तो याद रखना पड़ेगा। 1938 भी याद रखना, पूछ देते हैं, एनपीसी 1938। चलो,
1939 की बात कर लेते हैं। तो देखो ऐसा है, जो 1939 में जो त्रिपुरी का सेशन हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, और बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया था फॉर द प्रेसिडेंटशिप। लेकिन उनका फिर से विरोध होता है, और वर्किंग कमेटी के विरोध के बाद इनको रिजाइन देना पड़ता है, और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बना लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। इतना याद रख लेना, एक अलग से संस्था बना लेते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1946 की बात कर लेते हैं, मेरठ में ये होता है, जेबी कृपलानी इसको प्रिजाइड करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान इसी के समय में आया जाता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो, जो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भी 1946 में ही लाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये भी 1946 में ही पहली बार बैठी जाती है। ठीक है, इस सभी को पढ़ना है हमें। दोस्तों 1948 में आपको जयपुर में सेशन होता है, बी पट्टाभी सीतारमैया जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और महात्मा गांधी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। आपको पता होगा जो 48 में ही उनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी अडॉप्शन इसी समय में होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वही चल के आगे हमारे यहाँ प्रियम्बल बनने का काम करती है। ठीक है, और पहला जनरल इलेक्शन 1952 में जो होता है उसके ऊपर भी डिसीजन इसी समय में लिया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आप समझ लो जो बी पट्टाभी सीतारमैया हैं जो वो जयपुर में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे तेजी से पढ़ूंगा क्योंकि आपने चीजें ऑलरेडी समझ रखी हैं। 1885 बॉम्बे, एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बैनर्जी 72। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेशन से रिलेटेड है। सेकंड सेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नेहरूजी, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट। थर्ड सेशन में आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में ये होता है। वाइस रॉय होते हैं आपको लॉर्ड डफरिन, इसके फाउंडर, आईएनसी के एज अ फाउंडर कह लो, या फिर फाउंडर तो नहीं कह सकते ना, मतलब उस समय में वाइस रॉय ये होते हैं, फाउंडर तो एओ ह्यूम थे। चलिए आइकन सॉन्ग्स एंड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं। वंदे मातरम पहली बार आपको 1896 में गाया गया। जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, और फ्लैग ऑफ स्वराज अनफर्ल्ड इन 1906। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, दादा भाई नेहरूजी ने स्वराज की बात की थी। ट्राई कलर विद चरखा अडॉप्टेड इन 1931। ये सारी चीजें पूछी गई हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। वुमेन लीडर्स की बात कर लेते हैं। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ओवरऑल एनी बेसेंट 1917। पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आपको 1925 में सरोजनी नायडू। ठीक है, कानपुर के सेशन में। पहली मुस्लिम लेडी टू सिंग वंदे मातरम रिहाना तैयब जी। क्यों दे रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। कादिम्बिनी गांगुली, अब ये कौन है, तो ये पहली फीमेल इंडियन डॉक्टर थी। ठीक है, इन्होंने आईएनसी को एड्रेस किया था 1890 में, पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए स्वराज, पूर्ण स्वराज और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर लेते हैं। पहली बार दादा भाई नेहरूजी ने 1906 में इसकी बात की थी। पूर्ण स्वराज जो है इसका डिमांड 1929 में लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल दिख जाएगा। जो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं ये सवाल फेवरेट है। ठीक है, 26 जनवरी 1930 में पहला इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो CWC अडॉप्टेड एट वर्धा 1942 में, और ए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है इसको बॉम्बे 1942 में 8 अगस्त को लॉन्च करती है। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर लेते हैं। तो संविधान बनाने की बात सबसे पहले एमएन रॉय ने की थी 1934 में, पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका ऑफिशियल डिमांड 1935 में किया था, एक साल बाद। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 1928 में। इन सभी चीजों को आपको याद कर लेना है, पूछा जाता है। दोस्तों अब स्प्लिट अलायंस एंड सोशलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। रास बिहारी घोष जो थे उन्होंने प्रिजाइड किया था। बोस से कंफ्यूज मत हो जाना, ये घोष हैं, रास बिहारी घोष। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो 1916 में कांग्रेस लीग यूनिटी दिखाया गया था, अंबिका चरण मौजूमदार। दोस्तों इसके अलावा लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों का भी यूनिटी होता है, जो स्प्लिट 1907 में हो गया था। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों 1923 में कांग्रेस पार्टी कह रहा हूं मैं, स्वराज पार्टी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो आपको 1934 में अस्तित्व में आती है। दोस्तों इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से भी पढ़ेंगे, लेक्चर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे तो आप रिवाइज कर रहे हो ना। उसके बाद स्पेशल सेशन की बात करते हैं। तो 1920 में बुलाया गया था इसलिए क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। खिलाफत आंदोलन के बारे में भी बात की गई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गांधी पहली बार आईएनसी के प्लेटफॉर्म पे 1901 में नजर आए।
ठीक है, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था और वाचा जो थे वो थे आपको प्रेसिडेंट। उसके बाद फर्स्ट रूरल सेशन फैजपुर में हुआ था, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है 1936 में। चलिए इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की बात कर लें। इलाहाबाद में जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। 1950 बॉम्बे एसपी सिन्हा। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि सवालों में दिख गया मुझे। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट। 1922 गया सी आर दास। ठीक है। 1923 मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, 35 वर्ष की उम्र में ही प्रेसिडेंट बन गए थे। 1929 का लाहौर में जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 में वल्लभ भाई पटेल प्रेजाइड करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात होती है। 1938 में हरिपुरा का सेशन होता है। 1939 में त्रिपुरी का सेशन होता है। एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, भूलना मत। ठीक है। 1947 में 15 अगस्त 1950 नहीं 15 अगस्त 1947 को जेबी कृपलानी होते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और लॉन्गेस्ट टेन्योर 6 इयर्स का मौलाना अबुल कलाम आजाद का होता है। ठीक है दोस्तों, AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके होते हैं लाला लाजपत रॉय, याद कर लेना। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में जवाहरलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाला लाजपत राय। ठीक है। ऑल्सो लिंक टू एओ ह्यूम, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था। गांधी का आइडिया था, जो जब तुम्हारा काम हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम हो गया, तो इसको बनाओ लोक सेवक संघ और इसको डिसॉल्व करो। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये बात नहीं मानी गई थी। फटाफट रिजर्वेशन कर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1885, 86, 87 बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, बैनर्जी नेरोजी तैयब जी। 1906 कलकत्ता में स्वराज की बात हुई थी, दादा भाई नेरोजी ने बात की थी। 1907 में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट होता है। लखनऊ पैक्ट 1960 में इसी का पैक्ट हो जाता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी मंच पे आ जाती है। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट जो होती हैं, ये पहली महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट होती हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में अडॉप्ट किया जाता है। 1922 में गया में सी आर दास प्रेजाइड करते हैं। 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। कराची का अधिवेशन जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है। 1936 में रूरल सेशन रखा जाता है, 36-37 कह लो। उसके बाद हरिपुरा एंड 1939 त्रिपुरी, बोस इसको प्रिजाइड करते हैं। काम नहीं बनता है तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया होता है और 1947 में कृपलानी होते हैं गद्दी पे। दोस्तों ये सारे जो थे वो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड थे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बता दिए। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।